नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश की महा डिबेट में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब इंतजार 3 दिसंबर का है, लेकिन उस 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले ही जमकर दावे किए जा रहे हैं। दावे दोनों तरफ से हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है। हालांकि अब इन दावों से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, चूंकि जो विचार है या फिर हम कहें कि जो मत है आम जनता का, जनता जनार्दन का, वो मत पेटियों में बंद हो चुका है। 3 तारीख को ही, 3 दिसंबर को ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिन पर गौर करना जरूरी है, जिन पर नजर डालना जरूरी है। आखिर महिलाओं ने इस बार कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट डाला है। अगर हम 2018 से कंपेयर करेंगे तो करीब 18 लाख ज्यादा महिलाओं ने इस बार अपने मत का इस्तेमाल किया है। और दूसरा बड़ा फैक्टर है, 22 लाख ऐसे युवा वोटर हैं जो पहली बार जिन्होंने अपना मत डाला है। ये बड़े फैक्टर होने जा रहे हैं। दूसरा, इस बार बम्पर वोटिंग हुई है। लगभग माना जा रहा है कि अभी भले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर 76.5% के आसपास आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये वेबसाइट लगातार अपडेट हो रही है। यानी कि जब एक्चुअल अपडेशन हो जाएगा, चूंकि 230 सीटों पर एक बार में वोटिंग हुई थी, तो अभी और अपडेशन होगा और संभवतः ये 80% तक जाए वोटिंग। और आपको एक लाइन में और बता दूं कि करीब 85% सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जहां 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तमाम पहलुओं पर हम नजर भी डालेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दावे सुन लीजिए अलग अलग दलों की तरफ से। मध्य प्रदेश की जनता और जनता मेरा परिवार, और परिवार का कल्याण कैसे और विकास कैसे हो, इसलिए एक ही बात चल रही थी, बीजेपी ही कर सकती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और मामा सा सबको प्यार है। साल मैंने चुनाव देखे, ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था कि और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज इसे फालतू बातें। लेकिन कल जो हिंसा हुई है लगातार इतनी पुलिस, शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर को शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते, शराब बट रही है, फोटो भेजते। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। ये मतदान का बढ़ना और महिलाओं का मतदान बढ़ना, ये मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा। राजेश सर, आवाज आ रही मेरी आपको? और इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तौर से एक अच्छी लहर बन गई थी और उस लहर का परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के आसपास जीतेगी। तो दावे भी आपने सुन लिए, आधार भी आपने सुन लिया और तर्क भी सुन लिए कि आखिर अगर वोट प्रतिशत बढ़ा है तो वो क्यों उनके पक्ष में जा रहा है। ये दोनों तरफ से वादे या फिर हम कहें दावे हो रहे हैं। आधार जरूर बताया जा रहा है। एक तरफ ये कि भाई हर चुनाव में 3%, 4% मत बढ़ा है और उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आती रही। इस तरह के तर्क भी हैं। तो दूसरी तरफ तर्क ये भी है कि जब भाई वोट प्रतिशत बढ़ता है तो ये सत्ता पक्ष के विरोध में जाता है। ये एक बड़ा आधार कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी को एक बड़ा फैक्टर लगता है वो है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना बीजेपी को लगता है कि ये एक बड़ा गेम चेंजर है और इससे महिलाओं के भारी संख्या में वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं जो उसे जीत दिलाएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस कहें आधार को नहीं मानती है। उसे लगता है कि युवा बहुत बड़ा फैक्टर है। 22 लाख युवा जो वोटर हैं, जो पहली बार डाल रहे हैं, उनके मन में बदलाव की बयार है। वो चाहते हैं कि बेरोजगारी पर चर्चा हो। और हम चर्चा इसी पर करेंगे, तमाम पहलुओं पर। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय धवले जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है अजय धवले जी आपका। अभिनव बरौलिया जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। अजय धवले जी, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आपकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री बोल रहे हैं कि भाई सरकार आपकी आ रही है, उस आधार को जरूर हमें समझाइएगा कि आखिर
है क्या वो? आपको क्यों लगता है उस स्थिति में जब सत्ता पक्ष कहा यह जाता है, एक परसेप्शन तो यही है कि वोट अब प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो वो सत्ता पक्ष के विरुद्ध है। अब अजय जी। प्रशांत जी, सबसे पहली बात तो मैं मध्य प्रदेश की तमाम वोटर्स को और हमारे जो परिवारजन उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत ही भारी संख्या में निकलकर जो आज वोटिंग किया है, उससे निश्चित रूप से एक सशक्त सरकार बनने जा रही है। रही बात कि हम क्यों दावा कर रहे हैं, दावा इसलिए भी है प्रशांत जी कि आप देखिए 2014 के लोकसभा के चुनाव के पश्चात जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है 2019 के लोकसभा के चुनाव में, जब एक पॉपुलर सरकार होती है और पॉपुलर मैंडेट होता है तो इसी तरह बम्पर वोटिंग होता है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी दी थी मध्य प्रदेश को और भाजपा का जो भरोसा था, और प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के मन में बसते हैं। एमपी ने भी नारा दिया था कि प्रधानमंत्री एमपी के मन में बसते हैं और मोदी जी भी कहते हैं कि एमपी उनके मन में बसता है। तो ये सारी बातें वोटों के रूप में प्रतिरक्षित हुई है और इसी वजह से ये बम्पर वोटिंग हुई है। आप देखिएगा प्रशांत जी, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है। आपने लोकसभा का जिक्र किया, 14 और 19 के बीच ठीक है वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन ऐसे एक्सेप्शंस क्या आप राज्य में भी दोहरा सकते हैं, लगता है आपको? जी प्रशांत जी, मैंने जहां कहा एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो पॉपुलर मैंडेट आता है। एक प्रो इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे पे वोट मांगना शुरू किए तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर चले हैं। आप गुजरात का उदाहरण है, 5 बार अनबिटन सरकारें आई है भारतीय जनता पार्टी की और हर बार एक बहुमत बढ़ के आती है। तो मध्य प्रदेश में भी वही होने जा रहा है प्रशांत जी। चलिए अभिनव बरौलिया जी, आपकी तरफ से भी इसी तरह के दावे हो रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई हर 2013 से 8 से उससे पहले हर चुनाव में 3%, 3.5% वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। इस बार भी अगर इतना बढ़ रहा है या 1% और ज्यादा उससे हो जा रहा है, तो उसमें कहां नजर आता है आपको कि विपक्ष के फेवर में ये चुनाव जा रहा है? देखिए, दावे नहीं हो रहे हैं, जनता चाहती है प्रशांत जी। प्रशांत जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल क्रिकेट का मैच है और पूरे देश और प्रदेश चाहता है कि भारत जीते, इंडिया जीते। तो उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश और देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस जीते। प्रदेश का युवा चाहता है, जो आपने बताया 22 लाख युवा जिनने वोट किया है, वो चाहता है कि हमारा भविष्य, वो देख चुके हैं एक पीढ़ी को बर्बाद होते हुए, तो वो चाहते हैं बदलाव। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो जो महिलाएं लाडली बहनों का ये जो उदाहरण दे रहे हैं कि इनके फेवर में है, वो कोरोना काल में वही बहनें इतनी परेशान थी कि राहुल जी लगातार बोलते थे कि इनको पैसे दिए जाए, इनके पॉकेट में कुछ पैसा डाले जाए, लेकिन वो बहनें भी हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कर्मचारियों का कोई घोषणा पत्र नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस कर्मचारियों का घोषणा पत्र में कोई जिक्र नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कोई दावा बीजेपी की तरफ से नहीं है, और उनके वोटिंग के बाद इनका वोट डलवाए, घोषणा पत्र आया इनका 11 तारीख को। तो इसी तरीके से हर वर्ग, किसान के लिए जब हमने घोषणा कर दी उसके बाद ये घोषणा कर रहे हैं, तो किसान समझ गया कि ये चुनावी वादे हैं, चुनावी वादों में कोई उलझना नहीं चाहता है। तो हम खुशी खुशी आपको बता रहे हैं 150 प्लस वादे तो आप भी कर रहे थे और बीजेपी भी कर रही थी। सर, हमारी गारंटी देखी ना, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कर्मचारियों ने हिमाचल में देखा, राजस्थान में आपने देखा 76 लाख परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपए में हमने दिया। कर्नाटक में फ्री बस सेवा से लेकर 5 गारंटी हमने पूरी करी। छत्तीसगढ़ में गोबर हमने खरीदा। तो कुछ राज्यों में से सरकारी कर्मचारियों ने सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं सर, मैं ये बताना चाहता हूं सर आपको कि सब कर्मचारी जानते हैं कि आगे भविष्य क्या जाना है, किसान जानता है भविष्य क्या जाना है। 4 लाख करोड़ का कर्जा सर पर है, तो ये सरकार के ऊपर है। तो ये सरकार की नीति और नीयत समझ में नहीं आ रही है। कर्ज की बात जब आप करते हैं तो भाई ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सिर पर कर्जा नहीं है? मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं इस वक्त दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, अब सब कुछ हो चुका है, अब इन दावों से भी कोई बहुत कुछ बदलने वाला नहीं, उलटफेर होने वाला नहीं है। चुनाव आपने भी बहुत नजदीकी से देखा होगा, विश्लेषण भी आपने किया होगा, आकलन किया होगा। जो फैक्टर हैं बड़े, क्या आप संकेत देते हैं दिनेश जी? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चीज यही आ रही है कि पोलिंग परसेंटेज ही नहीं पता कि टोटल हुआ कितना परसेंट है, कितना चेंज होने वाला। हम 24 घंटे के बाद ये बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा, तो ये बताता है ना कि अभी तक मतपेटियां जमा नहीं हुई। क्या हुआ कि पोलिंग परसेंट तो महत्वपूर्ण होता है ना किसी भी चीज के लिए, उसका आधार होता है। तो जो आधार है, यदि आप कहते हैं कि पोलिंग परसेंटेज हाई होता है तो सरकार बदल जाती है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो नेचुरल है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए ग्राउंड पर। यदि प्रो इनकम्बेंसी है तो वो भी ग्राउंड पर दिखना चाहिए, नेताओं के भाषण में नहीं दिखना चाहिए, लोगों के मुद्दे जो होते हैं उन मुद्दों में दिखना चाहिए। भाई, कांग्रेस तो कह सकती है ना कि हमारे कास्ट सेंसस के कारण ये पोलिंग परसेंट बढ़ा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लाडली बहना के कारण बना। उन्होंने भी तो बहुत सारी चीजों
के बारे में एक पैकेज दिया हुआ था ना, और इलेक्शन कमीशन भी अपना काम करता है। इस बार तो देखो ना कितने सारे जगह सेल्फी पॉइंट और पता नहीं किस किस तरह के प्रयोग इलेक्शन कमीशन ने किए थे हर जगह, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंट तो शहरों में हमने देखा ना, शहरी क्षेत्र में बढ़ा है। तो कोई भी पोलिंग परसेंट है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है कोई नतीजे हमको बताने वाला है। लेकिन जो हमने सामने देखा क्या हुआ कि इंदौर जैसे शांत शहर में विवाद होता है, और इसके पहले हमने जबलपुर में देखा था कि टिकट वितरण के बाद क्या हुआ था, हमने चुनाव के दौरान दिमनी में देखा, ग्वालियर में देखा कि किस तरह से कलेक्टर और कांग्रेस कैंडिडेट के बीच विवाद हो रहा था, हमने चुनाव आयोग का ये देखा ना कि रात तक लोग वोट डाल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी। ये अव्यवस्थाएं भी तो थी ना। जितनी घटनाएं मध्य प्रदेश में इस बार हुई वो ये नहीं बता रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना की स्कीम चल गई है और उनके लिए बड़ा कंफर्टेबल इलेक्शन है। ये होता तो सबसे ज्यादा देखिए आप जो केस दर्ज हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ हुए हैं, और सबसे ज्यादा जो घटनाएं हुई हैं कहीं भी वो घटनाएं हुई भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम उसमें सामने आए हैं। तो चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तो दिनेश जी अभी ये क्लियर है कि अभी कंफर्टेबल कंडीशन में कोई भी अपने आप को नहीं रख सकता है। जी जी, मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। रुचि गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता। बहुत स्वागत है रुचि जी आपका। जी जी दिनेश जी, अच्छा पूरी करिएगा बात। दिनेश जी पूरी करिएगा बात। नहीं, मैं वही बता रहा था, देखिए जो कंफर्टेबल पोजीशन तो क्या, अब तो जो फैसला होना था वोटर अपना फैसला कर चुका है, अब वो अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। यदि मतपेटियां अभी तक नहीं पहुंची, जमा नहीं हुई, पोलिंग परसेंटेज नहीं आया है, तो फिर ये प्रशासन के सोच का विषय है कि उन्होंने किस तरह का इंतजाम किया, और राजनेताओं को तो ये चिंतित होना चाहिए कि इतना देरी क्यों हो रही है। जी वाकई अगर अभी तक परसेंट क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर हुआ कितना है एक्चुअल, तो फिर वाकई ये चिंता का सबब है। रुचि गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है इस बार, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि भाई आप किसी का वोट काट रहे हैं, किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो किसी के समीकरण बिगाड़ रहे हैं आप। कैसे तय कर सकते हैं कि हम किसी को फायदा पहुंचा रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये तो जनता तय करेगी और 3 तारीख को सबको जवाब देगी खुले रूप में कि हम वोट काट रहे हैं या हम अपने वोट बना के और जीत दर्ज कर रहे हैं। तो इसके लिए 3 तारीख तक का इंतजार करिए, जल्दबाजी नहीं है। जी नहीं तो एमपी से क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? निश्चित रूप से कई सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां हम लोग बहुत बराबरी से फाइट कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में हम काफी आगे हैं, और आप देख लीजिएगा बहुत सारे जैसे सेवड़ा है और कटनी है, हमारे और भी कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पर अच्छी खासी फाइट हमारे प्रत्याशियों ने दी है। तो अभी 3 तारीख को आपको जैसे ही रिजल्ट आएंगे 12 बजे तक आपको परिणाम सामने होंगे आपके। और हम वोट नहीं काटते, हम अपनी सरकार बनाते। अगर एक भी वोट है तो वो हम जीतते हैं, हारते नहीं। जी चलिए फिर मैं फिर आऊंगा आपके पास कि भाई पंजाब और दिल्ली के बाद आखिर कहां ऐसा स्पेस बना। लेकिन अजय धवले जी, भाई चौंकाने जा रही आम आदमी पार्टी। आपको दूसरा एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है, जिस 22 लाख वोटर का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, पहली बार वोट डाल रहा है वो, कांग्रेस को बहुत आशाएं इसी वोटर से हैं। देखिए प्रशांत जी, ये जो 22 लाख युवा वोटर है वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं देश का भविष्य किसके हाथों में सुरक्षित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत को जो विश्व के नेतृत्व करने वाला भारत बनाया है, वो आज का युवा देख रहा है। युवा चाहता है एक ऐसी सरकार बने जिसको एक पॉपुलर मैंडेट क्यों देना चाहता है युवा ऐसी सरकार को चुनना चाहता है जिसके हाथों में राष्ट्र सुरक्षित हो। राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति वाली युवा सरकार चाहता है, युवा रोजगार चाहता है, युवा उद्योग चाहता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी भारत बनाए, युवा आज ये देख रहा है। आप देखेंगे कांग्रेस, मेरे अभिनव जी बहुत अच्छे मित्र प्रशांत जी, एक प्रश्न अभिनव जी से ये भी कर लीजिए कि कांग्रेस ने कितने निरुत्साह से चुनाव लड़ा। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी चुनाव से गायब थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश पचौरी जी चुनाव से गायब थे, पूर्व नेता अजय सिंह सिर्फ अपनी सीट पर उलझे रहे, जयवर्धन सिंह अपनी सीट पर उलझे रहे, जीतू पटवारी अपनी सीट पर उलझे। तो कांग्रेस का पूरा लीडरशिप तो था। नहीं, ये अगर ये बात आप कह रहे हैं तो फिर आपने 7 सांसद 3 मंत्री केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, वो भी अपनी सीट पर उलझ गए थे धवले जी? नहीं देखिए प्रशांत जी, हमारे सारे बड़े नेताओं ने आजू बाजू की सीटों पे कैंपेन किया। प्रहलाद जी पूरा महाकौशल का दौरा कर रहे थे। प्रहलाद जी तो चुनाव डिक्लेयर होने के बाद में 3 ठीक है, प्रहलाद जी को छोड़ दीजिए, दिमनी की क्या स्थिति थी? नरेंद्र सिंह तोमर जी की बात कर लीजिए, कैलाश जी की बात कर लीजिए, राकेश सिंह जी की बात कर लीजिए। जबलपुर की सारी सीटों पे राकेश सिंह जी ने प्रचार किया। राकेश सिंह जी कहते हैं निकल नहीं पाए अपनी विधानसभा से बाहर। जी प्रशांत जी, ग्राउंड रिपोर्ट ऐसा है कि राकेश
चलिए, ठीक है। जबलपुर की सारी सीटों पे प्रचार किया। अच्छी बात है अगर आसपास की सीटों के लिए उन्होंने समय निकाला। अभिनव बरौलिया जी मैं सवाल उठाया, थोड़ा सा उसका जवाब भी दीजिएगा अजय सर, दवले। प्रशांत जी जी प्रशांत जी जी अब अजय जी रुकिए एक मिनट, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे दूं, प्रशांत जी का भी जवाब दे दूं। मैं आपको बता दूं कि जन आक्रोश यात्रा में आपने देखा था चारों तरफ हर कोने में अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, सज्जन सिंह वर्मा जी, जीतू पटवारी जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे सारे लीडर सड़कों पर थे, जन सैलाब के साथ, जनता हमारे साथ थी। और आपको बता दूं रोजगार की बात आप इतनी लंबी चौड़ी बातें करते चले गए, लेकिन उसमें कहीं पर भी जनता सुन रही होगी न्यूज 18 पे, वो ये जानना चाहती है 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनके बारे में कभी सोचा आपने? ये इसलिए हम उम्मीद जो लगा रहे हैं ना, वो उम्मीद नहीं, हमारे पास वो युवा संविदा कर्मचारी सब आते थे कि कितनी परेशानी है, नर्सिंग स्टूडेंट्स जिनको लाठीचार्ज आप लोगों ने किया था वो तक परेशान रहते थे। 21 लोगों को रोजगार दिया आपने 3 साल में, रजिस्टर्ड है ये। तो आप सोचिए 40 लाख तो रजिस्टर्ड आ रहा है श्रम पोर्टल पे, करोड़ों लोग यहाँ बेरोजगार बैठे हुए हैं। 18 साल में आपने दिया क्या है? तो जनता आज उम्मीद कर रही थी आपसे कि आप कुछ उनके डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपके सब खोखले वादे हैं जैसे आप टीवी पे करते हैं बैठकर। ठीक है अजय जी मैं अभिनव जी 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, कांग्रेस की लीडरशिप इसको ध्यान में कर ले कि 43 सालों के छिंदवाड़ा के इतिहास में कमलनाथ जी पहली बार 200 अब आप देखो वहां चले गए। आप छिंदवाड़ा मॉडल और बुधनी मॉडल की बात करूंगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं जो बोल रहा हूं 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है कि नहीं, दवले जी 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है कि नहीं? अब आप छिंदवाड़ा पे चलाए, छिंदवाड़ा की बराबरी आप 25 साल में आपके शिवराज सिंह चौहान जी नहीं कर पाए। कमलनाथ जी ने वो पहचान बनाई है, कमलनाथ जी ने वो पहचान बनाई छिंदवाड़ा की। मैं ये बहस ऐसे नहीं करना चाहता, आप पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। ठीक है अजय प्रशांत जी, ऐसा नहीं होता है। अजय जी, बेरोजगार युवाओं की बात करिए। ठीक है छिंदवाड़ा मॉडल और बुधनी मॉडल में फिर डिबेट कर लें। छिंदवाड़ा और बुधनी का आप जिक्र कर रहे हैं, 81-82% दोनों जगह वोटिंग हुई है। मैं फिर वोटिंग प्रतिशत पर आ रहा हूं। अजय दवले जी सामान्य से ज्यादा वोटिंग, थोड़ी बहुत वोटिंग ज्यादा होती, जो नॉर्मल रेशियो बढ़ता तो शायद चिंता ना होती। बहुत सारी जगहों पर 81%, 82% से ज्यादा वोटिंग हुई है। 85% सीटें ऐसी हैं साहब, कुछ सीटें हो सकती हैं जहां कम हुई हो। क्या आपको नहीं लगता ये चिंता का सबब है आपके लिए? देखिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब नहीं है, खुश होने वाला सबब है, क्योंकि ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर मध्य प्रदेश में चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था, मोदी की गारंटी भाजपा का भरोसा, और एमपी के मन में मोदी, वो वोटों से बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने जा रहा है। 3 दिसंबर का दिन ऐसा रहेगा, ऐतिहासिक मैंडेट भाजपा को मिलने जा रहा है प्रशांत जी। और निश्चित रूप से उस दिन भी हम आपके चैनल पर डिबेट करेंगे कि जो कांग्रेस ग्राउंड से गायब थी, जो जनता के दिलों से गायब थी, वो मैंडेट लेके नहीं आएगी। आप सिर्फ झूठ बोल के मैंडेट लेके नहीं आ सकते। आपने सिर्फ झूठ और बरगलाने का काम किया, वादा खिलाफी और विश्वासघात किया, तो निश्चित रूप से आपको जनता वादा। अभिनव बरौलिया जी सवाल एक और भी है भाई, आप कहते हैं कि भाई अगर वोट बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन 2019 सामने, 2014 से 19 में वोट प्रतिशत बढ़ गया, सरकार और बम्पर तरीके से आई, जनता को 100 रुपए लोकसभा में। सर मैं वही बता रहा हूं, जनता को प्रशांत जी 100 रुपए 100 यूनिट बिजली पता है अल्प समय की सरकार में। जनता को मालूम है, किसान को मालूम है कि उसका 2 लाख का कर्जा, 28 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था छोटे से समय में। जनता खुश है, उसको उम्मीद है कि कमलनाथ जी से, मैं आपको बता रहा हूं ना, कमलनाथ जी ने जिस तरीके से 2 साल तक जगह जगह जाकर, जिलों में जाकर, ब्लॉक में जाकर जनता को संबोधित किया, जनता के साथ जुड़ाव, वो जनता का जुड़ाव आप देखिएगा। मैं ये खोखले वादे नहीं, इनके तो ये रणनीति ऐसी रही कि इनको सेंट्रल मिनिस्टर्स को बुलाना पड़ा। हम कमलनाथ जी के सशक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे। नहीं ठीक है दिनेश गुप्ता जी, ये क्या ट्रेंड ठीक है? आप अभी कह रहे थे कि एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ वोट, लेकिन जो 85% सीटें, मैं फिर जिक्र कर रहा हूं, उनमें 82% के आसपास वोट प्रतिशत हुआ है। तो ये बताता नहीं कि आप एक्सेस जा रहे हैं? कुछ नाराजगी भी इसमें हो सकती है, या फिर प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है क्या दिनेश जी? नहीं देखिए, ये राजनीतिक दलों ने किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है, ये उसका भी एक हिस्सा हो सकता है। क्योंकि जब बहुत टसल का चुनाव होता है, बहुत नजदीकी मुकाबला होता है, तो हर राजनीतिक दल कोशिश ये करता है कि उसका जो प्रतिबद्ध वोटर है वो घर से निकले और वोट डाले। तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको जो भी 85 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 80% से ज्यादा पोलिंग हुआ है, जब इनके परिणाम देखेंगे ना, तो एक जैसे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब जहां जैसा कैंडिडेट है उस तरह के परिणाम
आपको मिलेंगे। जी। भारतीय जनता पार्टी का हमने पिछली बार भी देखा था कि आधा पन्ना फेल हो गया था, तो इस बार उनका आधा पन्ना कितना चला, कितने उन्होंने वोट अपने हासिल किए, ये जो परिणामों के बाद ही ये तस्वीर सामने होगी कि ये जो बड़ा था इसमें किसी ने कोई एफर्ट किया था, ये वोटर अपने आप निकला। जी, एक छोटा सवाल और भी है दिनेश जी आपसे। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस या बीजेपी से बागी मैदान में है, ये भी बड़ा फैक्टर रहेंगे इस बार? सपा या बसपा से लड़ रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी से भी लड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल रहेंगे जी, हाँ बिल्कुल रहेंगे। देखिए मैंने कहा ना कि जब आप ज्यादा कैंडिडेट होते हैं तो ज्यादा लोग एफर्ट करते हैं, ज्यादा पोलिंग कराने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जब ज्यादा उम्मीदवार हों, बहुजन समाजवादी पार्टी से है, सपा से भी है और आम आदमी पार्टी से भी है, तो ये भी तो अपना जो कैंडिडेट है वो अपना वोट निकाल रहा होगा, उसने भी जनसंपर्क किया और तो उनको भी कुछ ना कुछ तो उन्होंने मोबिलाइज किया होगा। फिर ट्राइबल एरिया में भी वोट बढ़ा है, तो उसमें भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्योंकि जो इस बार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रशांत ये है कि जो दिवाली के तत्काल बाद ये पोलिंग हुआ है, तो कई इलाकों में जो बाहर से लोग आते हैं वो वापस नहीं गए थे, रुक गए थे पोलिंग के लिए, तो वो भी एक फैक्टर होता है कि हो सकता है कि वो जो लोग रुके हैं, जो बाहर हैं, मध्य प्रदेश से बाहर नौकरी करते हैं और चुनाव के समय यहाँ थे, तो उन्होंने पोलिंग किया और जिससे ये परसेंटेज बढ़ गया। ठीक, बिल्कुल ठीक है। रुचि गुप्ता जी, एक ट्रेंड अमूमन देखा गया कि जहां जहां आप लोग मैदान में उतरे हैं वहां आपने कांग्रेस का वोट ज्यादा काटा है। दिल्ली में प्यार मोहब्बत चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आप सियासी जंग में आमने सामने हैं। देखिए, आप दिल्ली की बात करें तो हमने वोट नहीं काटा, हमने सुपड़ा साफ किया कांग्रेस का और बीजेपी का। हमने अपनी निगम हो या विधानसभा स्टेट इलेक्शन याद रखकर बोले आप। जी जी। और इसके साथ ये भी बोलूंगी, मध्य प्रदेश में भी हमारी शुरुआत है। पहली बार है जब पार्टी पूरी तरह से, जो सेंट्रल हमारी टीम है वो पूरी तरह से, केंद्रीय नेतृत्व यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और एक बात और मैं बोलूंगी कि जब वोटिंग प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, बिल्कुल रुचि जी, इंतजार रहेगा कि भाई आम आदमी पार्टी इस बार क्या गोल खिलाने जा रही है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी भी बहुत दमखम से आई थी, समाजवादी पार्टी भी कुछ सीटें जरूर लेते हैं और अमूमन होता यह कि जिसके पास सीटें कम होती हैं उसके लिए वो मदद कर देते हैं सरकार बनाने के लिए। वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। 3 तारीख का हमें जरूर इंतजार करना होगा कि आखिर जनता जनार्दन किसको अपने सिर पर बैठाने जा रही है, या फिर हम कहें कि विधानसभा में पहुंचाने जा रही है। आप सभी खास मेहमानों का, दिनेश गुप्ता जी, अभिनव बरौलिया जी, धवले जी और रुचि गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।